डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया जैसे अलग अलग सेगमेंट्स के माध्यम से हम आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण गतिविधियों और आधुनिक तकनीकों की जानकारी लेकर आते हैं। साथ ही मिलवाते हैं कामयाब किसान से भी। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सबसे पहले देखते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान। किसान साथियों, 12 जून तक चलने वाला है विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो कि लैब टू लैंड के कॉन्सेप्ट पर आधारित है और इस कड़ी में किसानों के साथ सीधे संपर्क स्थापित किया जा रहा है। इसी के तहत 5 जून को पंजाब के पटियाला में विकसित कृषि संकल्प अभियान का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। आइए देखते हैं। विभाग का, वैज्ञानिकों का, केवीके का कार्यक्रम है किसानों के बीच जाने का। तो हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक है, 16,000 ICAR के पास। ये रिसर्च कर रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। डीसी बैठे हैं, बहुत रिसर्च की मेरी वैरायटी तैयार है। लेकिन ICAR करे, पंजाब विश्वविद्यालय करे और कहीं रिसर्च हो, वो सीधे कैसे किसानों के पास रियल टाइम में पहुंचे, ये जरूरी है। और इसलिए हमने वैज्ञानिकों से कहा कि भाई निकलो लैब से। एक तरफ साइंटिस्ट लैब में बैठे रिसर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ किसान खेत में खेती कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है। लेकिन दोनों कभी मिलते ही तालमेल नहीं था जाता। हमने तय किया लैब में रिसर्च करने वाला लैंड पे पहुंच जाए, लैब टू लैंड जोड़ दी जाए, किसान और वैज्ञानिक एक हो जाए। कृषि मंत्री राज्य के भी निकले, केंद्र के भी निकले, वैज्ञानिक निकले, डीसी निकले, यूनिवर्सिटी के लोग निकले और फिर खेती बाड़ी कृषि करने का काम करें। इसलिए अभियान चला है। इसमें वैज्ञानिक जिस भी गांव में जाते हैं वहां की पूरी जानकारी लेके जाते हैं। वहां के एग्रो क्लाइमेट कंडीशंस क्या है, वहां की सॉइल में, माटी में कौन कौन से पोषक तत्व है, नाइट्रोजन कितना है, पोटास कितना है, जिंक कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, और उसको ध्यान में रखते हुए कौन सी फसल की कौन सी किस्म वहां के लिए उपयोग। किसानों से बात करें, उनको ढंग से बताएं तरीके क्या हो सकते हैं, उनके बारे में बात करें। नए नए वायरस अटैक होते हैं, फसल खराब हो जाती है, उसके बारे में चर्चा करो, उसका मुकाबला कैसे किया जाए। और जब साइंटिस्ट जमीन पर जाएंगे तो किसानों की समस्या पता चलेगी, तो रिसर्च वो होगा जो किसानों की जरूरत है। देखो फैसले भारत सरकार भी ले रही है। आज तो एक बार मैं फिर पंजाब के किसानों को प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और वैज्ञानिक जो चर्चा करें, मेरा निवेदन है कि उसको अमल में आप लाए। और साइंटिस्ट से मेरा कहना है कि हम जो नीचे जमीन में फीडबैक हमको मिल रहा है, उसके आधार पर नई नीतियां बनाने का काम करें। मैं इतना जरूर आपको विश्वास दिलाता हूं कि कृषि मंत्री के रूप में मैं दिल्ली में नहीं बैठने वाला। मैं तो किसानों के बीच जाऊंगा, क्योंकि किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। अगर हमने थोड़ा सा भी फसल का उत्पादन बढ़ा दिया तो कृषि मंत्री बनना सार्थक हो गया। इसी भाव से आया हूं। विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो कि देश के अलग अलग कोनों में चलाया जा रहा है, 12 जून तक ये अभियान चलाया जाना है। इसी के तहत 6 जून को
उत्तराखंड के देहरादून और मसूरी में भी एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की और सीधे किसानों के साथ संवाद स्थापित किया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। पवित्र देव भूमि में आकर शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एक अलग ऊर्जा से भर जाती है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड फलों का हब बनने का सामर्थ्य रखता है। यहाँ के अलग अलग फल, लीची, आड़ू, सेब, लेवेंडर की खेती अभी हमने देखी, बासमती चावल, यहाँ कटहल और बाकी सब्जियां, यहाँ का मड़वा जैसा ऑर्गेनिक उत्पाद, मोटा अनाज सचमुच में अद्भुत है। आज कई किसानों ने अपने सफल प्रयोग इस अभियान के बीच बताए हैं। भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार मिलकर उत्तराखंड की खेती को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगी। ये हार्टिकल्चर का हब बने और अधिकतम लाभ भी हमारे किसान कमाए और इस देवभूमि की पवित्र माटी में पैदा फल और सब्जियां देश और दुनिया के बाजारों में जाएं, इसकी योजना भी बना रहे हैं और प्रोसेसिंग भी कैसे हो सकती है उसके लिए भी हम काम करेंगे। ये विकसित कृषि संकल्प अभियान इसी दिशा में काम कर रहा है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान। साथियों, खेती किसानी के साथ साथ अगर आप संबद्ध क्षेत्र से जुड़ते हैं तो आप अपनी आमदनी में काफ़ी इजाफा कर सकते हैं। ऐसे में बकरी पालन एक ऐसा विकल्प है जिसे कम लागत में शुरू किया जा सकता है। बकरी पालन मांस के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन इसके साथ ही बकरी का दूध भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा मांग में है और इसकी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। बकरी पालन करने के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इस उद्यम में उनको सफलता मिले, आइए जानते हैं विस्तार से। गांव के लिए बकरी पालन रोजगार का बहुत ही उपयोगी विकल्प है। अगर आप पशुपालन में रुचि रखते हैं लेकिन कम पूंजी के कारण कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो बकरियां पाल लीजिए। इन्हें पालना बहुत आसान है। डेयरी फार्म की तुलना में ये व्यवसाय कम जोखिम भरा और ज्यादा कमाई वाला है। ये कम बीमार पड़ती हैं और किसी भी तरह के वातावरण में खुद को ढाल लेती हैं। इसके अलावा सीधे स्वभाव और छोटे आकार की वजह से इनका प्रबंधन भी बहुत आसान है। बकरी कम आयु में ही बच्चे देने शुरू कर देती हैं और साल में 2 बार बच्चे जनती हैं। हर बार बच्चों की संख्या 1 से अधिक होती है। कई बार 4 बच्चे भी दे देती हैं। छोटा आकार होने की वजह से इन्हें रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती और आहार पर भी बहुत ज्यादा खर्च नहीं होता। इन्हें कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। इन्हीं गुणों के चलते बकरी पालन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बकरियों का आवास हमेशा ऊंची जगह पर बनाना चाहिए ताकि बारिश का पानी आसानी से बाहर निकल सके। बकरियों को ढकी छत और खुले बाड़े दोनों की जरूरत होती है। पूरे आवास का 1/3 हिस्सा ढका होना चाहिए। ढकी छत उन्हें धूप, ओस और बारिश से बचाती है, जबकि बाड़े में वो आराम और व्यायाम करती हैं। याद रखिए, 30% गर्मी ऊपर से ही आती है। बकरी आवासों का हवादार होना भी जरूरी है। मौसम के अनुसार हवा के आने जाने की जगहों को कम या ज्यादा किया जा सकता है। छत के ऊपर अगर छप्पर डाल देंगे या पौधों की बेलें चढ़ा देंगे तो नीचे गर्मी का असर कम हो जाएगा। लोहे की चादर वाले आवासों के ऊपर सफेद पेंट करके भी गर्मी को कुछ हद तक रोका जा सकता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और मिलवाएंगे आपको आज के सफल किसान से। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।
चलो वैज्ञानिकों, लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान। किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान। उन्नत बीज सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार। अब होगा हर किसान खुशहाल। चलो साथियों, चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार। हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब। अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विखे और कृषि विभाग लाए है विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान, खेती को दे नई उड़ान। अब होगा हर किसान खुशहाल। अब होगा हर किसान खुशहाल। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब सरकार की नई लैंड पुलिंग पॉलिसी के बारे में। पंजाब सरकार की नई लैंड पुलिंग पॉलिसी किसानों के लिए एक अहम पहल है, जिसका मकसद उन्हें जमीन का उचित मूल्य दिलाना और लैंड माफिया से बचाना है। अब किसान अपनी मर्जी से सरकार को जमीन देंगे, न कि किसी प्राइवेट डेवलपर को, और बिना उनकी लिखित सहमति के कोई भी विकास कार्य शुरू नहीं होगा। अगर किसान खेती जारी रखना चाहे तो वो भी पूरी तरह आजाद है। सरकार किसानों की दी हुई जमीन को पूरी तरह विकसित करके लौट आएगी। विकसित जमीन में पक्की सड़कें, बिजली, पानी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क जैसी सभी सुविधाएं होंगी, जिससे जमीन का मूल्य कई गुना बढ़ेगा। किसान चाहें तो प्लॉट को बेचे या अपने पास रखें, पूरी आजादी होगी। जमीन जितनी ज्यादा दी जाएगी उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस नीति से अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी, क्योंकि अब विकास कार्य सरकार की निगरानी में और पारदर्शिता से होंगे। इससे योजनाबद्ध शहरी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा और पूरे राज्य को लाभ होगा, न केवल किसानों को बल्कि शहरों में रहने वाले नागरिकों को भी। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। कृषि दर्शन कार्यक्रम में अब बारी है मिलने की सफल किसान से। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कृषि स्टार्टअप। हमारे देश के बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर विज्ञान का साथ लेते हुए और कृषि वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में कृषि क्षेत्र में ऐसे कार्य किए हैं कि अब वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। ऐसे ही एक सफल किसान से आइए मिलते हैं हमारे आज के सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में।
खुद ही जीवामृत तैयार करते हैं और उसी से मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बना रहे हैं। सेब के खेत में प्राकृतिक खेती का उपयोग कर रहा हूं और पिछले 2 साल से मैं उसी पे कार्य कर रहा हूं। इसमें हम मार्केट से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को छोड़कर हम जीवामृत और दूसरे कई सारे प्राकृतिक प्रोडक्ट्स बना के हम अपने ज़मीन की उर्वरता बढ़ाते हैं। और इसके अलावा हम इसमें कोई भी कीटनाशक और मार्केट से ख़रीदे हुए किसी भी कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करते हैं। इसमें हम कई तरह के चीज़ें बनाते हैं, जैसे ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम जीवामृत का यूज़ करते हैं, जो कि गौमूत्र, पानी और गुड़, बेसन तथा किसी पेड़ के आसपास के तने के पास की मिट्टी लेके उसे हम एक बाल्टी में डाल देते हैं और उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी डंडे की मदद से हम उसे घुमाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएं तो उसके जो जीवाणु हैं वो जीवित रहते हैं, अदरवाइज़ वो मर जाते हैं। तो वो ये प्रोसेस बनाने के बाद हम उसे जूट की बोरी से ढक देते हैं और उसको 3-4 दिन तक यही बार बार डंडे से घुमाते 2-4 मिनट तक घुमाते रहते हैं। और ये बनने के बाद हम इसे ये नाली जो बनी आप देख रहे हैं इसमें डालते हैं, ताकि इसके अंदर इसकी उर्वरता अच्छी हो। और इसी जीवामृत की वजह से इसमें हमारे पास केंचुए तैयार हो गए हैं, जो कि हमने यहाँ पे पहले के टाइम पे हम यहाँ पे ज़मीन पे जब इसको खुदाई करते थे तो ये बहुत मजबूत हुआ करती थी। अब जब से हम इसमें जीवामृत डालना शुरू कर रहे हैं तब से इसकी उर्वरता बढ़ चुकी है और केंचुओं ने इस ज़मीन को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बना दिया है। उसके अलावा हम इसके तनों में भी आप देख सकते हैं हमने लेप यूज़ किया हुआ है। हमने इसमें लाल मिट्टी, गोबर और हींग, हल्दी, अलसी का तेल और गौमूत्र और इसका हमने मिक्सचर बना के हम इस पे तनों में लेप लगाते हैं, जिससे इसके जो खाल है वो साफ़ रहती है, प्लस इस पे कोई भी काई नहीं जमती। मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरता देने के लिए स्वास्तिक दलहनी फसलें भी बोते हैं। बोने से पहले बीज को बीजामृत से शोधित करते हैं। शोधित करने के बाद बीज को छांव में सुखाया जाता है और फिर अगले दिन बो दिया जाता है। फसल काटने के बाद दलहन के पौधों की ही पलवार कर देते हैं। इससे मिट्टी को प्राकृतिक नाइट्रोजन मिलती है। स्वास्तिक फसलों के अल्टरनेरिया से बचाने के लिए लस्सी और गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं और कीटों से फसलों को बचाने के लिए अग्नि अस्त्र का। दूसरी क्रॉप्स में हम इसमें अलग अलग तरह की दालों का इसमें दूसरी दालें उगाते हैं, जिसमें कि उसके बीज को भी हम पहले ट्रीट करते हैं, जो कि प्राकृतिक खेती के ही थ्रू आता है प्रोसेस। उसको हम बीजामृत कहते हैं। बीजामृत में हम क्या करते हैं कि उस दालों को पहले हम उसका घोल बनाते हैं। बिजाई करने के पहले हम उसे घोल को बीजामृत में डालेंगे और उसे छाँव में सुखाते हैं। छाँव में सुखाने के बाद ही हम उसे अगले दिन यहाँ पे बिजाई कर देते हैं। अक्टूबर में हम इसमें यहाँ पे बिजाई करेंगे तो ये जितनी खाली जगह है इसमें दूसरी हम ऐसी दालें उगाएंगे जो कि इसमें नाइट्रोजन बढ़ा देगा। हम इसमें नाइट्रोजन के लिए खाद ना डालने के बजाय दूसरी दालों को इसमें उगाएंगे और वो उगने के बाद हम इसी में ही उसे मल्च कर देंगे, जिससे कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी हमारी ज़मीन में। और इसी की जो हम खेती कर रहे हैं तब से आप देख सकते हैं कि इस बगीचे में पत्तों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। अल्टरनेरिया की शिकायत कुछ जगह आती थी, लेकिन हम उसकी जगह लस्सी और गौमूत्र की स्प्रे करने से उसके बाद हम इसमें काफ़ी कंट्रोल कर पा रहे हैं। हमने इस पर कोई भी पिछले 2 साल से कोई भी इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड यूज़ नहीं किया है। रासायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण मिट्टी में जैविक कार्बन यानी जीवांश की कमी होती है। भारत के कई इलाकों में जैविक कार्बन की मात्रा 0.5% और कुछ स्थानों पर 0.2% रह गई है। ऐसे में स्वास्तिक चौहान प्राकृतिक तरीके अपनाकर न सिर्फ मिट्टी की हिफाजत कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दे रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई,
आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं मैदानी क्षेत्र में सेब की खेती के लिए अलग अलग सी वैरायटी के बारे में। अब सेब की मिठास सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि मैदानी और गर्म इलाकों में भी इसकी सफल खेती संभव हो गई है। ICAR से जुड़े वैज्ञानिकों पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, दुष्यंत मिश्रा और सुनील कुमार ने 4 साल की रिसर्च के बाद ऐसी सेब की किस्मों की पहचान की है जो कम सर्दी और ज्यादा गर्मी में भी अच्छी तरह फलती है। इनमें अन्ना और डॉर्सेट गोल्डन जैसी किस्में प्रमुख हैं जो जल्दी पकती हैं और अच्छी पैदावार देती हैं। अन्ना किस्म विशेष रूप से गर्म इलाकों के लिए उपयुक्त है और इसका फल जून में पककर तैयार हो जाता है, लेकिन यह स्वयं बंध्य है, यानी इसके लिए डॉर्सेट गोल्डन जैसी परागणदाता किस्म जरूरी होती है। डॉर्सेट गोल्डन भी कम कूलिंग यूनिट्स में तैयार हो जाती है और अन्ना के साथ मिलकर बेहतर फलन देती है। इस शोध से साफ है कि अब पहाड़ी नहीं बल्कि मैदानी किसान भी सेब की खेती कर सकते हैं और कम समय में अधिक लाभ कमा सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं तो इन उपयुक्त किस्मों का चुनाव कर कृषि विशेषज्ञों से मार्गदर्शन जरूर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं अगले सेगमेंट पर, जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। खेती किसानी के दौरान पानी की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है सिंचाई के लिए, लेकिन इसी कड़ी में किसानों की लागत भी कई बार बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, देश के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर सिंचाई के समुचित साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में सरकार द्वारा चलाई जा रही है एक बेहद ही महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। किसान इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है।
2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज हम आपके लिए जो जानकारियां लेकर आए हैं, हमें उम्मीद है इससे आपको लाभ जरूर होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। कृषि दर्शन कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।